नमस्कार, गुड इवनिंग। आज मनी गुरु में चर्चा होगी लोन्स पर। मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी। लोन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। तरीका आप अपनी स्क्रीन के नीचे दिए गए भाग में देख सकते हैं। एसएमएस करने का तरीका बेहद आसान है, यानी कोड आपको याद रखना होगा कर्ज, KARZ कर्ज लिखकर अपना सवाल 57575 पर भेजना होगा। साथ ही आप ईमेल भी हमें कर सकते हैं moniguru@zenetwork.com पर। आप जो भी सवाल इस हफ्ते हमें भेजेंगे अगले हफ्ते के शो में उन्हें शामिल किया जाएगा। और आज जिन हम सवालों को शामिल करने जा रहे हैं वो हमें पिछले हफ्ते हमारे दर्शकों से मिले हैं। आइए एक नजर डालते हैं क्या रहेगा शो में खास, यानी लोन के कौन से पहलुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले पर्सनल लोन पर बातचीत करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है बैंक्स का और आपकी सैलरी से कैसे तय होता है कि कितनी राशि आपको बतौर लोन दी जाएगी। साथ ही कार लोन की एलिजिबिलिटी भी चेक करेंगे शो के दौरान। अगर नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो कितना लोन आपको मिलेगा उस पर भी एक्सपर्ट की राय लेंगे। एजुकेशन लोन से संबंधित कुछ अनाउंसमेंट्स भी हुए, उन पर भी चर्चा होगी। और साथ ही अगर बकाया कुछ आपको ट्रांसफर करना है तो क्या कुछ खर्च होगा, यानी कितना ही फायदेमंद रहता है एजुकेशन लोन का बैलेंस ट्रांसफर करना। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ बलवंत जैन अपना पैसा.com के CFO जुड़े हैं इस वक्त फोन लाइन पर। नमस्कार बलवंत जी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन लोन की, क्योंकि मनी गुरु पर हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि हम दर्शकों को कुछ फायदे की बातें बता सकें। और क्योंकि हाल में कुछ अनाउंसमेंट्स हुई अंतरिम बजट के अंदर, तो एक सवाल आता है दिमाग में कि मोरेटोरियम एजुकेशन लोन से जुड़ा हुआ ये टर्म है, इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे। क्या होता है मोरेटोरियम और एजुकेशन लोन एग्जैक्टली अगर बात करें कितना लोन मिल पाता है और इंडिया के अंदर क्या इसके प्रावधान है बैंकों के साथ। पल्लवी, ऐसा है कि जो एजुकेशन लोन का जो मॉरिटोरियम का आपने जो प्रश्न पूछा है, तो जो जब लोन लेते हैं तो जो लोन का रीपेमेंट है वो इमीडिएटली शुरू नहीं होता है। तो जो कुछ पीरियड आपको ग्रेस मिलता है कि भाई उस पीरियड बाद में आपको लोन का रीपेमेंट और सर्विसिंग शुरू करना पड़ता है, उसको मॉरिटोरियम बोलते हैं। तो एजुकेशन लोन में जब आपका कोर्स पूरा हो गया उसके 1 साल बाद में, या अगर आप उसके पहले अगर आपका जॉब लग गया तो जॉब लगने के 6 महीने के भीतर आपको ये शुरू करना पड़ता है लोन का सर्विसिंग, तो मॉरिटोरियम बोलते हैं। दूसरा क्या प्रश्न था आपका? बलवंत साहब, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि एजुकेशन लोन को लेकर थोड़ी सी यहाँ पर क्लैरिटी होने की जरूरत है। यानी कि अगर कोई पहली बार लोन लेने की सोच रहा हो, और जैसा कि कल की जो अनाउंसमेंट है उससे मैं इसको थोड़ा सा जोड़ूंगी। जैसे हम जानते हैं कि 1 अप्रैल 2009 के बाद जिन्होंने लोन लिया है उनको इस तरह की सुविधा उपलब्ध थी, मुहैया थी सरकार की तरफ से कि आप पढ़ाई खत्म करने के 1 साल के अंदर, या फिर अगर आप जॉब आपकी लग जाती है, नौकरी लगने के 6 महीने के अंदर आप किस्तें देना शुरू करेंगे। लेकिन ये जो एक अनाउंसमेंट आई है उसको आप कैसे देखते हैं, कितनी फायदेमंद होगी ये, क्योंकि उससे पहले के जो लोन्स है उनके लिए भी अब मोरेटोरियम लागू हो जाएगा। तो कैसे इसको आप एक्सप्लेन करेंगे थोड़े सिंपल शब्दों में। बलवंत साहब, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हुआ। लेकिन मोरेटोरियम के जैसे बलवंत साहब ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया और सरकार की तरफ से भी कुछ अनाउंसमेंट्स आए हैं। सरकार भी चाहती है, एक तरह का बढ़ावा देना चाह रही है, इसलिए एक राशि भी अनाउंस की थी पी चिदम्बरम साहब ने, और कैनरा बैंक और साथ ही जो भी इसके ऑथराइज्ड बैंक्स होंगे वहां पर ये राशि दी गई है। और जो इसमें मेन जो थंब रूल है या फिर जो मेन चीजें हैं, जो इसकी बारीकियां हैं, वो ये है कि आपको जो है एजुकेशन लोन के प्रिंसिपल पर छूट मिलती है। और साथ ही जैसे हमारे एक्सपर्ट भी हमें बता रहे थे एजुकेशन लोन को लेकर, उनसे ही जानते हैं। बलवंत साहब, मैंने आपसे जो दूसरा सवाल पूछा था एजुकेशन लोन के संदर्भ में, मैंने ये जानना चाहा था कि कुछ अनाउंसमेंट्स जो कल आई हैं उससे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जिन्होंने एजुकेशन लोन लिया हुआ है उनको कैसे बेनिफिट मिलेगा, इसको अगर आप समझा पाए। पल्लवी, ऐसा है, गवर्नमेंट ने एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम शुरू किया था 1 अप्रैल 2009 से। तो इसके बाद में जिन लोगों ने जो एजुकेशन लोन लिए हैं उनको जो ड्यूरिंग मॉरेटोरियम पीरियड जो होता है उस पर इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट बियर करती थी। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया कि जो 1 अप्रैल 2009 के पहले जिन्होंने लोन लिया है और जिनका 31 दिसंबर 2013 तक का जो इंटरेस्ट वगैरह आउटस्टैंडिंग है उसको भी गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट है वो फंडिंग करेगी। नहीं तो क्या था कि जो 2009 के बाद में जिनका डिसबर्स हुआ है लोन उनको ये इंटरेस्ट सबवेंशन का या इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट मिलता है। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर ने जो अनाउंस किया है उसके हिसाब से उसके पहले के भी जो लोन है और 31 दिसंबर 2013 तक आउटस्टैंडिंग है तो उनका भी इंटरेस्ट का भुगतान गवर्नमेंट करेगी। परंतु एग्जैक्ट स्कीम क्या है
वो कोई सर्कुलर वगैरह फाइनेंस मिनिस्ट्री का या बैंक RBI वगैरह का आएगा तब मालूम पड़ेगा। पर जैसे जो बेसिक क्वालिफिकेशन वगैरह है एजुकेशन लोन इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए कि फैमिली की जो इनकम है सबकी क्लब होने के बाद में 4.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जो ये बेनिफिट अनाउंस किया है बजट में वो शायद उन्हीं लोगों को एप्लीकेबल होगा जिनकी फैमिली की इनकम 4.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है। बाकी लोगों को मेरे हिसाब से ये इंटरेस्ट सबवेंशन का जो 31 मार्च 2009 के पहले के जो इंटरेस्ट है लोन लिया है और जो 31 दिसंबर तक का जो इंटरेस्ट है उसका बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। चले तो यहाँ पर कुछ बारीकियां बताई हैं बलवंत जैन ने आपको। कुछ हो सकता है कि जो बाकी व्यूवर्स हैं उनमें से कई ऐसे भी होंगे जो स्टूडेंट्स हैं और लोन लेने की सोच रहे हैं, या कुछ ऐसे अभिभावक ऐसे पेरेंट्स हो सकते हैं जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आगे एजुकेशन लोन लेने की सोच रहे हैं। तो ये न्यूज़ आपके काफ़ी काम की रहेगी। चलिए अब कुछ दर्शकों से बातचीत करते हैं। अब हमारे साथ अगले दर्शक है संदीप, पंजाब से जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार संदीप, पूछिए क्या सवाल है एक्सपर्ट से। संदीप आप सुन पा रहे हैं? चलिए संदीप आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं मिल पा रही है, लेकिन सवाल है जी सर लोन लेना चाहता हूँ विलेज एरिया बात है प्लॉट के लिए कमेटी के अंदर आएगा विलेज, तो उसके ऊपर जब लोन लेते हैं तो क्या फॉर्मेलिटीज होगी, क्या मुझे लोन मिलेगा या फिर उसकी EMI कहाँ तक निर्धारित होगी और 20 साल तक मैं लेना चाहता हूँ। चलिए तो मेन यहाँ पे जो कंसर्न है वो ये है कि जो प्लॉट है जिसकी ये बात कर रहे हैं वो रूरल एरिया में आता है। बलवंत साहब क्या मुश्किल होगी इनके लिए लोन मिलना? देराबस्सी इलाके की बात कर रहे हैं। मतलब नॉर्मली जो बैंक्स वगैरह है वो आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए लोन देते हैं। कुछ बैंक्स आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी भी खरीदो तो उसके लिए लोन देते हैं, पर उसमें क्या है कमर्शियल प्रॉपर्टी से इनकम की अश्योरेंस होनी चाहिए। संदीप जी मेरे को लग रहा है कि रूरल एरिया में कोई प्लॉट लेके उस पर कमर्शियल बिल्डिंग वगैरह बनाने की सोच रहे हैं, वहाँ पे जो रेंटल वगैरह की अश्योरेंस नहीं है तो कोई भी लेंडर मेरे हिसाब से रूरल एरिया में कमर्शियल बिल्डिंग के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए लोन नहीं देगा। परंतु अगर आप अर्बन एरिया में चाहते हैं कंस्ट्रक्शन करना प्लॉट लेके तो आप कुछ बैंक्स को अप्रोच करें तो आपको ये लोन मिल जाएगा। चलिए तो आप कोऑपरेटिव बैंक्स जो आपके एरिया में होंगे वहां पर एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। शायद क्योंकि रूरल एरिया में आप ये प्लॉट हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो, लेकिन आप अपने एंड से अप्रोच करके देखें बैंक्स को भी और साथ ही कोऑपरेटिव बैंक्स को भी। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, कुछ और सवाल है उन्हें शामिल करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, मनी गुरु देख रहे हैं आप और चर्चा लोन्स पर हो रही है। अब हमारे साथ बलवंत जैन अपना पैसा से जुड़े हुए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए अगले दर्शक से बात करते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ रमाकांत जी हैं। नमस्कार रमाकांत जी, पूछिए क्या सवाल है और पहले बताइए कहाँ से आप बोल रहे हैं। रमाकांत जी आप सुन पा रहे हैं? सर आपको आवाज मिल रही है हमारी? चलिए इनसे आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है उन तक हमारे, लेकिन सवाल इनका ईमेल के जरिए भी आया था और उस पर हम चर्चा करने वाले। इनके साथ एक इन्होंने इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया है कि 2011 में इस तरह का इंसिडेंट हुआ था। साई फाइनेंस के नाम से एक कंपनी है जिसके थ्रू शायद ये ICICI बैंक में अप्रोच करना चाहते थे क्योंकि ये गाँव के इलाके में रहते हैं और साई फाइनेंस कंपनी ने इनसे कुछ पैसा भी लिया था और कहा था कि इनको लोन दिलवाएंगे। काफी समय बीत चुका है, जैसे कि हम जान रहे हैं 2014 अब आ चुका है और इनका कोई भी लोन डिस्पर्स नहीं हुआ है। फ्रॉड का केस लगता है बलवंत साहब, लेकिन अब ये क्या कर सकते हैं? किसी तरह की कंप्लेंट कर पाएंगे क्योंकि ICICI बैंक के कोई ऑफिशियल्स इस पूरे इंसिडेंट में इन्वॉल्व नहीं है और इस कंपनी से अब इनका संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे ये कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जिसके थ्रू ये आगे बढ़े थे उनके नंबर्स भी बंद है और कोई दफ्तर भी नहीं है जहां पर ये जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सके। तो अब क्या कर सकते हैं? पल्लवी ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि ये क्लियर कट धोखाधड़ी का केस है, फ्रॉड का केस है। अब इनके पास एक उपाय बचता है कि एक तो ये FIR तो एटलीस्ट रजिस्टर क्लोज करवाई देवे जो कंपनी है साई फाइनेंस उनके अगेंस्ट में। फ़ोन नहीं मिल रहा है, फ़ोन लिया होगा तब भी कोई ना कोई प्रूफ वगैरह के हिसाब से लिया होगा। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट करे तो वहाँ तक पहुँच सकती है। इसके अलावा मेरा सुझाव रहेगा कि ये बैंक को भी ICICI बैंक को भी अप्रोच करें और उनसे पता लगाए कि ये साई फाइनेंस कॉर्पोरेशन उनके यहाँ रजिस्टर्ड डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है या नहीं है। अगर है तो उनके यहाँ भी कंप्लेन करा दे। और बाकी व्यूअर्स के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि बैंक कभी भी आपको
जो पेमेंट करना है वो डीएसए के नाम से, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के या कोई भी एजेंट के नाम से करने के लिए नहीं बोलेगी। अगर आपको कोई प्रोसेसिंग फीस वगैरह का पेमेंट भी करना है तो आपको बैंक के नाम से देना रहता है, और आप कैश में तो कभी भी किसी भी एजेंट को पेमेंट नहीं करिएगा। तो एक ज़रूरी बात यहाँ पर बलवंत साहब की तरफ से आ रही है कि कभी भी आप एजेंट के थ्रू, क्योंकि इंश्योरेंस में भी हम काफ़ी देखते हैं इस तरह के मिस सेलिंग के केसेस होते हैं, और यहाँ पर लोन का मामला था, करीब 10% मार्जिन मनी इन्होंने दिया था, करीब 4 लाख रुपए आपने एक एजेंट को दे दिया और कंपनी को आपने डायरेक्टली अप्रोच करने की कोशिश नहीं करी। आइंदा से आगे भी बाकी व्यूअर्स के लिए भी ये सलाह है कि आप बहुत ही ध्यान से पॉलिसी चुनते समय या फिर लोन लेते समय, कुछ भी ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते समय थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक है फोन लाइन पर, ओमपाल सिंह जी मौजूद है। नमस्कार ओमपाल, पूछिए क्या सवाल है आपका। जी ओमपाल जी बताइए क्या सवाल है एक्सपर्ट से, और टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए जी। मैंने जो लिख के भेजा था वो ये कि मेरे लिए तनख्वाह 40,000 रुपए है और उम्र से 42 एबव हो गई है। मैं होम लोन लेना चाहता हूँ। कोई लोन आपका चल रहा है? पहले टीवी का वॉल्यूम सर बंद कर दीजिए, तभी आपकी आवाज साफ सुनाई दे पाएगी। कोई फिलहाल लोन चल रहा है आपका? जी तो हाँ जी। इससे पहले भी कोई लोन लिया हुआ है? सर आप टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं करा, इसलिए आपने जितना सवाल मुझे समझ में आया वही बलवंत साहब से हम सवाल लेंगे। बलवंत साहब, जैसे इन्होंने अपनी डिटेल्स बताई हैं, करीब 40,000 रुपए इनकी सैलरी है मंथली बेसिस पे, और जो इनको रिक्वायरमेंट है वो भी शायद इन्होंने लिखा है 15 लाख तक की प्रॉपर्टी इन्होंने देखी है, उस पर कितना लोन मिलेगा। एज पे अगर इनको कंसिडर किया जाए 43 जैसा इन्होंने बताई है, हाउ मच लोन विल ही गेट, और ड्यूरेशन भी इन्होंने मेंशन की है कि 15 साल के लिए कम से कम ले सकते हैं अवधि अगर की बात करें। कितना इनको परसेंटेज मिल पाएगा, और क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है वो सब 20 ही है, 20 लाख से कम है, तो कितना परसेंटेज इनको मार्जिन देना होगा और कितना इनको मिलेगा लोन? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि जो आपको होम लोन मिलेगा वो 2 कारकों पर निर्भर करता है। एक तो आपकी इनकम कितनी है, जो आपकी इनकम है उसका जो 45% बैंक कंसीडर करते हैं कि आप ईएमआई वगैरह सर्विस कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो आपकी सालाना इनकम है उसका 4.5 से 5 गुने के आसपास मिल जाता है। तो इनको ये 15 लाख का लोन है वो उस इनकम का क्राइटेरिया के हिसाब से मिल जाएगा। दूसरा जो क्राइटेरिया है, आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके बेसिस पे होता है। तो नॉर्मली अगर आपका लोन का अमाउंट 20 लाख तक का है तो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू उसका 90% तक बैंक फाइनेंस करती है, और अगर लोन अमाउंट 20 लाख से ज्यादा है तो बैंक 80% फाइनेंस करती है, और जो 20% का जो मार्जिन मनी है वो आपको चुकाना पड़ता है। इसमें एक ध्यान देने जैसी बात है कि आजकल जो आरबीआई का इंस्ट्रक्शन आया उसके बाद में जो बैंक्स हैं वो आपको जो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का है उसमें फंडिंग नहीं करती है। तो आपको 20% या 10% जो भी आपका लोन अमाउंट है, इसके अलावा जो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का है वो पूरा का पूरा पैसा अपनी जेब से निकालना पड़ेगा। तो उनको तो दोनों क्राइटेरिया के हिसाब से इनको 15 लाख का लोन आराम से मिल जाएगा। चलिए, तो ओमपाल जी उम्मीद है आपको सोल्यूशन भी मिल गया होगा, और जो आप राय लेना चाह रहे थे एक्सपर्ट की तरफ से वो भी आपको मिली है। जितनी आपकी सैलरी है उसके हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो जाएगी। आप अलग अलग बैंक्स को अप्रोच कर सकते हैं और आगे जान सकते हैं कि कितना परसेंटेज यानी कितने इंटरेस्ट पर आपको लोन मिलेगा, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि राशि कम है इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 90% तक आपको लोन मिल जाएगा। चलिए अब एक और दर्शक फोन लाइन पर है, उनसे बात करते हैं। निखिल जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार निखिल, पूछिए क्या सवाल है। सर अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरी 45,000 पर मंथ सैलरी है और मुझे प्लॉट लेके सर ग्रॉस सैलरी बता रहे हैं आप जी? ग्रॉस सैलरी आप बता रहे हैं, जो आप सैलरी बता रहे हैं वो ग्रॉस है या फिर सीटीसी है? नहीं, पूरी महीने की सैलरी हो। इन हैंड सैलरी जो है 32,000 आती है। वही मैंने पूछा, इन हैंड पूछ रहे हैं आप। 32 ठीक है, और कितना लोन चाहिए? 20 लाख तक चाहिए। ओके, और उसके प्लॉट लेने के बाद कंस्ट्रक्शन भी करना है। ओके, तो कंस्ट्रक्शन मतलब घर बनाना चाह रहे हैं या कमर्शियल यूज के लिए? नहीं, घर बनाना चाह रहा हूँ। ओके, चलिए। ओके, कितने समय तक आप लोन लेंगे? मतलब कुछ ऐसा सोचा है कि लंबी अवधि का लोन रहेगा ताकि ब्याज दर कम देनी पड़े? कहीं आपने अप्रोच किया, अभी तक बातचीत करी है कहीं? नहीं मैडम, अभी तो कहीं नहीं की। चलिए, एज मेरी 31 है, तो इसके हिसाब से लॉन्ग टर्म में लेना चाहता हूँ। चलिए, ओके गुड। काफी समय है, यानी कि पेमेंट के लिए काफी आपके पास समय होगा, अवधि उस हिसाब से तय कर सकते हैं। फोन लाइन पे बने रहेगा, फोन डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा। हमारे एक्सपर्ट बलवंत जैन है, वो आपको बताएंगे क्या कर सकते हैं, और साथ ही कंस्ट्रक्शन क्योंकि आपको करना है तो एग्जैक्टली कौन सा लोन आपको अवेलेबल रहेगा या किस ब्याज दर पे आपको लोन मिल जाएगा, क्या अमाउंट रहेगा। बलवंत साहब डिटेल्स शेयर करें।
देखिए निखिल जी, ऐसा है कि आपको जो लोन लेना है, पहले अपन आपकी एलिजिबिलिटी कितनी बनती है आपके इनकम के बेसिस पे, उस पे आते हैं। तो आपकी जो 32,000 नेट टेक होम सैलरी है और आपकी उम्र चूंकि 31 साल है, तो आपको 30 साल का करीब करीब लोन मिल जाएगा। तो आपको ये जो लोन है वो 10.25% के हिसाब से 17 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। अभी आते हैं आपके दूसरे कि आपको खुद का कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो आपको प्लॉट खरीद के खुद का कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो आपको बैंक को कंपोजिट लोन के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा। और सब बैंक्स जो है, जैसे जनरली होम लोन सब बैंक्स देती है, सब एक्टिव है, पर जो आपको ये कंपोजिट लोन लेना है उसके लिए सब बैंक्स एक्टिव नहीं है, पर जैसे स्टेट बैंक है, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, वो एक्टिव है और आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन के साथ में जो आपकी जो ये प्लॉट है उसका आपका ऑनरशिप का प्रूफ वगैरह या कॉस्ट वगैरह का जो डिटेल्स देना पड़ेगा। इसके अलावा जो इंजीनियर वगैरह है उससे जो कॉस्ट का एस्टीमेट देना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे बैंक डिसाइड कर पाएगी कि आपकी इसकी इतनी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट होगी या नहीं होगी। और पैसा भी जो है आपको बैंक देगी, उसके पहले आपका जो 20% का जो हिस्सा है वो आपको खुद को लगाना पड़ेगा। और जैसे जैसे आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा उस स्टेज पे आपको बैंक डिसबर्समेंट करेगी। चलिए, तो आपको ये सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं जो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी। और जहाँ तक रही बात अमाउंट की, तो आपको 17 लाख तक का लोन मिल पाएगा लुकिंग एट योर सैलरी, और साथ ही एज वगैरह बाकी जो डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर किए उसके तहत आपको 30 साल के लिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप लंबी अवधि के लिए ले सकते हैं, 30 साल के लिए आप 10.25% जो कि फिलहाल ब्याज चल रही है उस ब्याज दर पर आपको लोन मिल जाएगा। चलिए, अब कुछ और दर्शकों के भी सवाल हैं जो ईमेल के जरिए आए, उन्हें शामिल करते हैं फटाफट। पहला सवाल जो ईमेल के जरिए हमने शामिल किया है वो विशाल का। विशाल जी ने पूछा था पर्सनल लोन के बारे में, एलिजिबिलिटी जानना चाह रहे हैं। साफ जैसे इनकी सैलरी से लग रहा है काफी कम इनकी सैलरी है, टैक्सेबल भी नहीं है। यही इनका क्वेश्चन है कि क्या मुझे इस सैलरी पर पर्सनल लोन मिल पाएगा? पल्लवी, जो पर्सनल लोन है वो अनसिक्योर्ड लोन है, जो लेंडर है उसके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है। तो अगर आपका जैसे 12,000 रुपए का इनकम बता रहे हैं, आपकी इनकम भी सब्सटेंशिएट नहीं होती, आप प्रूफ नहीं दे पाएंगे, तो 12,000 की सैलरी पे मेरे को लगता नहीं कि आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। हो सकता है आप कोऑपरेटिव बैंक आपके एरिया में हो, उनको अप्रोच करें, आपको जानते हो, आपकी पर्सनल डीलिंग वगैरह हो, तो मिल जाएगा। पर मेरा सुझाव रहेगा कि पर्सनल लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 22-24% के आसपास रहती है। तो अगर आपके पास कोई भी सिक्योरिटी रखने को, जैसे यूनिट्स है, NSC वगैरह है, कोई आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें सरेंडर वैल्यू अच्छी हो गई है, या गोल्ड वगैरह भी, इवन आप गोल्ड लोन लेंगे तो भी आपको सस्ता मिलेगा। तो अगर आपके पास अगर और कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है तो आपको पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए। आपको लोन अगर जरूरत है तो कोई ना कोई सिक्योरिटी के सामने सिक्योर्ड लोन लेना चाहिए, जिससे आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपेरेटिवली चीप रहेगी। ओके, तो विशाल, आपने जैसे बोला था ITR भी आप नहीं भरते हैं, तो इसलिए पर्सनल लोन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सिक्योर्ड लोन लेने की आप सोच सकते हैं। आज का आखिरी सवाल शामिल करेंगे, ईमेल के जरिए है। शुरुआत में एजुकेशन लोन की हमने बात भी की थी। शमी जी का सवाल है, जमशेदपुर से इन्होंने लिखा है, एजुकेशन लोन के बारे में जानना चाह रहे हैं कि इन्होंने जो लोन लिया हुआ है उसका बकाया करीब 2 लाख रुपए रह गया है, क्या उसको ये ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर उसमें कुछ प्रीपेमेंट चार्जेस वगैरह भी इन्वॉल्व होंगे? क्या ब्रीफली आप क्या सलाह दे सकते हैं इनको? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि जैसे मेरे पास जो डिटेल है, इनके यूनियन बैंक से लोन लिया हुआ है, तो जो 2 लाख पे उनको जो प्री पेमेंट चार्ज है वही 15,000 रुपए के आसपास, 15,000 के आसपास उनकी सेविंग हो जाएगी। और प्रोसेसिंग फीस और 2.25% के आसपास ये पेमेंट करेंगे, प्री पेमेंट चार्जेज, और नए बैंक के जिसके पास ट्रांसफर करेंगे, तो कुल मिला के कोई ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। और फिर जो लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम्स वगैरह भी होती है, तो मेरे हिसाब से उनको ये जो एजुकेशन लोन है वो भी ट्रांसफर करना एडवाइजेबल नहीं है। चलिए, तो आपको काफी कॉस्टली पड़ेगा, ऐसे एक्सपर्ट की राय है। फिलहाल आज के शो में इतने सवाल शामिल कर पाएंगे। हमारे दर्शक अगर कोई भी लोन पर सवाल भेजना चाहते हैं, कर्ज हमारा कोड है, कर्ज लिखकर आपको 57575 पर भेजना होगा। साथ ही मेल भी कर सकते हैं एक्सपर्ट से राय लेने के लिए moneyguru@zeenetwork.com। बलवंत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए। फिलहाल मनी गुरु से बस इतना ही। आगे देखिए बिग स्टोरी बिग डिबेट। नमस्कार।